This is a work of fiction. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence. बाहर सेवा सिंह और ज्ञान सिंह गाड़ियां लेकर आए हुए थे। मुझे पता था अमन नहीं आएगा। बड़े पापा और सायरा आई हुई थी। सायरा को देखकर तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। परी भाग के सायरा की गोद में चली गई। देखो ना दीदी, हम आ गए हैं। और परी और ने बोला, और फलक, फलक तो वहीं रह गई। चलो मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ ये तो ठीक है, पर आई मिस हर। इट्स ओके। हम घर पहुंचे। अमन बाहर ही वेट कर रहे थे। वो भी मुझसे आंसू छुपा नहीं सके। बड़े मॉम पॉप भी उतरे। अम्मा ने उनके पैर छुए। देखा बेटा, सब ठीक हो गया ना? जी मॉम। थैंक्स। अरे थैंक्स की क्या बात है? फलक हमारी भी तो बेटी है। बाकी सब भी आ गए। हम रात तक शादी की बातें करते रहे। सब खुश थे कि फलक खुश है, पर कबीर अभी भी परेशान दिख रहा था। कबीर, कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ तो है। कुछ नहीं नूर, बस मेरी भी यही दुआ है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो। हाँ हाँ, फिक्र मत करो, बी पॉजिटिव। वो भी हंसने लगा। रात काफी हो गई थी। मेरी ऊपर अमन के पास सो गई। सब अपने अपने कमरे चले गए। मैं भी ऊपर आ गई। अम्मा ने मुझे कस के हग किया। आई मिस्ड यू। झूठे, नहीं तो साथ नहीं चलते। अगली बार देखते हैं। फिर से लाइफ वैसी सी ही होने लगी। अपने फैसला से ट्रैक पे आ रही हूँ, पर कुछ था, कुछ अलग था, जो सिर्फ फील हो रहा था सबके बिहेवियर्स में। शायद ये मेरा वहम था। फिर मैंने अमन से बात की। तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी फील हो रहा है। अंजू और इंदु तो तकरीबन ठीक से ही लग रहे हैं, पर कुछ है जो है तो पर दिखाई नहीं दे रहा। पर सैरा वैसी ही थी। वो परी को फलक की कमी महसूस नहीं होने दे रही थी, पर मुझे फलक की कमी काफी खलती थी। फोन पे बात हो जाती थी। हाँ वो खुश थी, पर उसकी आवाज में भी थोड़ा सा डर था, शायद अकेलेपन का। मैं थोड़ी डिप्रेस ही रहने लगी। एक दिन जब टेबल पे बैठे तो जैसे सब कुछ ही बदल गया हो। बड़े पापा, हम सब अलग होना चाहते हैं। क्या? अरे क्या कह रहे हो? क्या तकलीफ है? हम भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहते हैं। तो अब क्या कर रहे हो? सारे अख्तियार तो अमन के पास है। लगता है हम उसके घर में रह रहे हैं। अरे वो तुम सबके लिए सब कुछ करता है। तभी जग्गी भाई बोला, हमें खुद करना है बड़े पापा। बड़े पापा बिना कुछ खाए टेबल से उठकर चले गए। अमन बोला, अरे मैं तो आप सबसे अलग होकर जीना सोच भी नहीं सकता। बस बस रहने दो। हमारे तो सब काम अपने आप ही हो जाते हैं, और घर के नौकर से लेकर अकाउंटेंट तक सब आपके पास है। अरे तो ये सब आप कर लो। तभी सब चुप हो गए। उस दिन टेबल ऐसे ही लगी की लगी रह गई। सब उठ के चले गए। थैंक गॉड बच्चे नहीं थे, वो स्कूल गए हुए थे। तभी मैंने अंशु से पूछा, अरे ये क्या हुआ है? हम तो बस चंद दिनों के लिए बाहर थे। मैं सोच रही थी कि आप सब मिलकर मुझे फलक की कमी महसूस नहीं होने देंगे, पर यहाँ तो कुछ और ही। शायद उनको लगता था कि फलक की शादी बहुत अच्छे घर में हो गई। नहीं नहीं नहीं, वो सब भी फलक को बहुत प्यार करते हैं। थोड़े दिन में गी भी न्यूयॉर्क से वापस आ गई। ये वहां पर अपना घर बेचने गए थे। शायद कुछ लीगल प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो वो भी हमारे साथ ही रहने लगे। कुछ दिनों में अमन को पटना जाना पड़ा।
अलग होने की बात पर अब सब चुप थे। शायद अमन की बात से कि आप कर लें ये सब, ये मेरी सोच थी, या शायद टी के आने से शायद उसने ही सबको समझाया हो। मुझे कुछ का पता नहीं था, पर मैं खुश थी कि चाहे ये बात अब खत्म हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि अमन कभी भी सबको अलग नहीं देखना चाहेंगे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। पटने में भी एक दुकान थी जो सिर्फ अमन के नाम पर थी, पर छोटी सी थी। अमन ने उसको बेच दिया। वो शायद सारी फैमिली को इकट्ठा रखने की ज्यादा कोशिश में थे कि सब खुश रहें। पर इंसान सोचता क्या है और उसकी किस्मत उसे दूसरे रास्ते पर ले जाने की तैयारी में होती है। एक दिन सुबह डी हमारे कमरे में आए और बोले, अमन, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। अमन ने बोला, हाँ हाँ बोलो गीत, क्या बात है। शायद वो उससे अकेले में बात करना चाहती थी। मैं समझ गई और मैं जाने लगी। तभी अमन बोला, अरे, नूर से क्या छुपाना, ये सब जानती है। ओके, आई यू से। अमन, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं घर खरीदना चाहती हूँ, क्योंकि मैं रवि और बच्चे को लेकर यहाँ नहीं रह सकती। पर जीत, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं नहीं, पर अपना घर होना चाहिए। ओके, आज अभी टेबल पर सब होंगे तो बात कर लेंगे। नहीं नहीं, मुझे किसी को नहीं बताना, बस तुम ही दे दो। अकाउंट से? मैं सबसे पूछे बिना इतनी बड़ी रकम तो मैं अकाउंट में से नहीं दे सकता। अरे, मैं सबसे नहीं, सिर्फ तुमसे ले रही हूँ। तुमने अभी दुकान बेची है ना? यू हैव मनी, प्लीज गिव इट टू मी। ये हम दोनों के बीच में ही है, बाद में देख लेंगे, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। अमन उसका चेहरा देखता रहा। ओके, मैं देखता हूँ। तभी उस दिन टेबल पर सब्जी ने आया तो भी ने अजीब सी बात कह दी, बड़े पापा, अब सब हम सबको अलग हो जाना चाहिए। सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाना चाहिए। सबके बच्चे बड़े हो रहे हैं। सबको आप अपनी प्रॉपर्टीज खुद हैंडल करने दो। बड़े पापा तो बिल्कुल चुप हो गए। ईद बोली, सब पूरी प्रॉपर्टीज और जो भी घर है सबको एक जैसे बांट देते हैं। बड़े पापा ने बस कहा, जैसे आपकी मर्जी गीत। तभी गीत जाके बड़े पापा के पास बैठ गई। आप कुछ मत सोचो, यही अब होना है, सबके लिए ठीक है। उसने बोला, क्यों? अमन, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अमन कुछ नहीं बोले, जैसे आपकी मर्जी, और उठ के चले गए। उनकी शक्ल से दुख साफ झलक रहा था। हम क्या गए कि घर ही टूट रहा है, ये कैसे? सच है, जब नींव हिलती है तो इमारत का टूटना तय होता है। इस घर से जब बड़े ही चले गए, तो अब ये सब भी आहिस्ता आहिस्ता अलग होंगे ही होंगे। अजीब सी हलचल थी मेरे अंदर। अभी तो मैं फलक को दूसरे देश छोड़ के आई थी, और यहाँ सब भी टूट रहा था। छोड़ो यार, सोचना बंद करो, मैंने अपने दिमाग को कहा। जो भी हुआ कभी सोचा था? नहीं तो सब अपने गुरु के हाथ में छोड़ दो, जो होगा अच्छा ही होगा। हाँ, मुझे अमन को समझाना होगा कि वो कहीं टूट ना जाए। अब हम फलक के बिना भी तो रह रहे हैं, ऐसे ही इनके बिना भी जिंदगी कट ही जाएगी। वक्त कब रुकता है किसी के लिए भी। जब अमन घर आए तो मैंने उनको समझाया, प्लीज वक्त के साथ बहना सीखो, इसमें ही हमारी भलाई है। पर पर कुछ नहीं अमन, अब ये सब नहीं रुकेगा। शायद इसमें भी हमारे लिए भलाई हो। प्लीज, न दर्द किसी को न दिखाओ, ये भी तो अच्छी बात नहीं।
ऐसे कोई समझेगा भी नहीं तुम्हारे दर्द को। बी पॉजिटिव, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। तभी दरवाजे पे नॉक हुआ। तभी कबीर और जग्गी भाई दोनों अंदर आए। अमन बोले, अरे आप मुझे बुला लेते। नहीं नहीं, बस ऐसे ही हमने सोचा हम ही चलते हैं। दोनों बैठ गए। मैं उठ के नीचे जा रही थी कि कबीर बोला, आप भी बैठो। मैं भी। हम सोच रहे थे कि हम तीनों अपनी प्रॉपर्टीज इकट्ठे रखें, बस किचन अलग कर लें। इसी पोर्शन को 3 हिस्सों में बांट लें। ये क्या कह रहे हैं आप? अब इकट्ठे रहने में क्या प्रॉब्लम है? तभी गीत भी आ गई। आओ आओ गीत, बैठो। अमन ये ठीक कह रहे हैं। ये घर तुम तीनों के हिस्से में आता है और बाकी सारी जमीन हम बांट लेंगे। बड़ी डी के बच्चों को भी उनमें से हिस्सा दे देंगे। वो भी सेट हो जाएंगे। प्लीज गीत, मुझे इन सब से दूर रखो। जो चाहते हो वो कर लो। मुझको ये सब में नहीं पड़ना। और देखो, अब मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा। ये क्या बात हुई? सोचो। हाँ, मैं सोच के ही कह रहा हूँ। मैं अब किसी के साथ नहीं रहूंगा। तीनों गुस्से से दरवाजा पटकते हुए नीचे चले गए। शायद ये जवाब उनकी सोच से बाहर था। बड़े मामा पापा घर नहीं थे, शायद इसीलिए वो सब आए थे। रवि इन सब से दूर था। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक ही बात मेरे दिमाग में अटक गई थी, कहीं ये सब अमन सहा ना सके और फिर से ड्रिंक ना करने लग जाए। मुझे प्रॉपर्टी का तो ख्याल ही नहीं आया कि क्या मिलेगा क्या नहीं। तभी फिर एक और ख्याल तंग करने लगा, अरे कहीं मकलोटगंज की कॉटेज ना दे दे। वहां तो अमन जरूर ड्रिंक करना शुरू कर देगा। मैं क्या करूं? हाय मेरे रब्बा, कोई रास्ता दिखा। फिर मैंने सोचा अर्जुन और दीदी से बात करती हूँ। सुबह ही मैं परी को स्कूल छोड़ के उनके पास गई। मुझे पता था वो तीनों इकट्ठे चाय पी रहे होंगे। नूर, आप इतनी सुबह? नहीं नहीं, मैं अभी परी को स्कूल छोड़ के आ रही हूँ। असल में मैं सारी रात सो नहीं सकी। तभी तो मैं बोला, अभी तो हमने अमन को कहा था प्रॉपर्टी साथ रखने को, पर वो माना ही नहीं। आपकी तो बेटियां हैं, अब दूसरी भी चली जाएगी। और बड़े पापा के तीनों बच्चों की शादी हो गई, सेट हो गए। अभी तो सब हम ही रह गए ना। और जब परी भी चली जाएगी, अमन अकेला शायद ये सब संभाल भी ना सके। वक्त तो भागता है, आप दोनों अकेले रह जाओगे। प्लीज प्लीज, आप मेरी बात तो सुनो। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करने आई थी कि प्लीज हमें मकलूटगंज की कॉटेज मत देना। वहां अमन की बहुत दर्द भरी यादें हैं। सो प्लीज वो हमें मत देना। तभी अर्जुन बोला, अब ये तो पता नहीं क्या मिलेगा, किसके हिस्से में क्या आता है। आई अंडरस्टैंड, पर वो कॉटेज अमन को मत देना प्लीज। मेरी आंखें आंसू से भर गई, पर आंसू छुपाते हुए ऊपर भाग गई। अम्मा ने तभी पूछा, क्या हुआ है? कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही फलक की याद आ गई थी। क्या करती कि मैं डरती हूँ कहते हुए भी कि कहीं आप दोबारा ड्रिंक ना कर लें। मैं तो ड्रिंक का नाम भी नहीं लेती थी। लोग ड्रिंक करते हैं, पर अमन उस हद तक चले जाते हैं कि बीमार हो जाते हैं। ऐसे ही चलते चलते काफी दिन बीत गए। न्यू ईयर का दिन आ गया। अरे, मैं बताने ही भूल गई कि बड़े पापा अपने दूसरे घर चले गए थे। उन्होंने सबको अपने घर बुलाया। परी भी सायरा के साथ चली गई। उसी दिन ये भी बताया गया कि 2 दिन में कोर्ट जाना है सबको। मैं और अमन दोनों घर पे ही थे। उस दिन अमन बहुत उदास से लग रहे थे और शायद उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। शायद कोर्ट नहीं जाना चाहते थे।
मत जाओ कोर्ट, इट्स ओके, जो भी हमें देंगे ठीक है। चलो चलो सोते हैं। पर दोनों की आंखों में नींद कहाँ। आप सो जाएं, मैं परी की वेट करती हूँ। तभी देखा अमन को ठीक से सांस नहीं आ रहा था। अमन, कुछ नहीं, सो जाओ, आई एम ओके। मैंने लाइट जलाई। क्या हुआ? पता नहीं, सांस कुछ रुक सा रहा है और खांसी भी आ रही थी थोड़ी थोड़ी। आहिस्ता आहिस्ता खांसी बहुत बढ़ गई। नहीं नूर, ये अभी नहीं, काफी दिन से हो रहा था। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था। दवाई मेरी ड्रॉ में है। मैंने दवाई का नाम पूछा और पानी से दवाई दे दी। पर खांसी और भी बढ़ती जा रही थी। मैंने डॉक्टर को फोन किया। वो घर पे नहीं था। नेचुरली न्यू ईयर था। अब क्या करूं? नूर, अभी ठीक हो जाएगी, फिक्र मत कर। ये पहले भी ऐसे ही हुआ था, पर मैंने तुम्हें बताया नहीं कि तुम डर जाओगे। नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो रही है। प्लीज प्लीज, डोंट डोंट से एनीथिंग। बोलो मत, खांसी और आ जाएगी। मैंने सेवा सिंह को बुलाया। तो उन्होंने सहारा देकर अमन को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हाँ, तब तकरीबन हमें स्टाफ जानता था, क्योंकि जो भी घर पे बीमार होता था वहीं आता था। अमन को आईसीयू में ले गए। तभी डॉक्टर भी आ गया। शायद हॉस्पिटल वालों ने उसे फोन कर दिया था। हमारा फैमिली डॉक्टर था और फ्रेंड भी। तभी बोला, नूर, परेशान मत हो, मैं अभी देखता हूँ। काफी दिनों से ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। शायद बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे थे किसी चीज का। मैं क्या कहती, मुझे समझ नहीं आया कुछ भी। ये डॉक्टर हो सकता है। उस दिन आसमां भी ऐसे बरस रहा था कि धरती हिला देगा। बिजली रह रह कर चमक उठती थी और मैं अकेली। काफी देर बाद डॉक्टर आया। डोंट वरी, एस्मा का सीवियर अटैक था। अच्छा हुआ आप इन्हें टाइम पे हॉस्पिटल ले आए। मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है। आप घर जाओ, सुबह तक ही विल बी बेटर। नहीं डॉक्टर नहीं, मैं यहीं रहूंगी। तभी देखा रूप। रूप आ रही थी। तभी रूप ने बोला, की होया पाजी नू? मैंने उसके कंधे पर सिर रख के सारा दिल का दर्द बहा दिया। तभी अंशु भी आ गई। शायद सेवा सिंह ने सबको बता दिया था। सुबह हो गई। अंजू और रूप दोनों ही मेरे बहुत साथ थे और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। सुबह अमन को रूम में शिफ्ट कर दिया। ही वॉज फीलिंग लिटिल बेटर। अरे वाह अंजू भाभी। रूप, तभी डॉक्टर ने कहा, प्लीज डू नॉट टॉक। ही वॉज राइट, खांसी फिर से आने लगी। तभी हम सब बाहर आ गए। कोई भी भाई या इनकी बहन नहीं आए। शायद सब वॉर के साथ होंगे, मैंने सोचा। तभी रूप बोली, नूर, तू घर जा, परी को देख ले, हम यही हैं। वो काफी दुखी हो रही होगी। अंजू ने कहा, नहीं नहीं, वो सायरा के साथ है, ठीक है। 2 दिन निकल गए, पर अमन अभी भी ऑक्सीजन पर था। डॉक्टर ने बताया, मैंने बताया, नहीं नूर, अमन को माइनर हार्ट अटैक भी आया था। तभी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। बी केयरफुल। कुछ ऐसा अमन के सामने मत होने देना कि उसे स्ट्रेस हो जाए, और ये सारी सिचुएशन से उसे दूर ही रखना। अभी हम अमन को कुछ दिन और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। जी। अंदर से मैं बहुत टूट गई थी। घर में ऐसा माहौल है कि हम चाह कर भी अमन को स्ट्रेस से दूर नहीं रख सकती थी। क्या करूं? अभी शायद सब कोर्ट में होंगे। पता नहीं प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड की गई होगी। तभी मैंने सोचा, ये मैं अमन को इसके बारे में कुछ भी बताऊंगी नहीं। सबको भी रिक्वेस्ट करूंगी, बड़े पापा तो जरूर समझेंगे ना। अभी मैंने देखा सब इस तरफ ही आ रहे थे। वीर बोला, लो जी, सब सेटल हो गया, अमन को बताते हैं। प्लीज प्लीज कबीर, उसे कुछ नहीं बोलो, प्लीज। बस बड़े पापा अंदर चले गए। पूछा,
अमन को कह दिया कि डेट आगे हो गई। डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें सब बातों से दूर रखो, जैसे आप चाहो, और उन्होंने मुझे कोर्ट का कागज पकड़ा दिया। अमन के साइन बाद में भी हो जाएंगे। बड़े पापा अमन को मिलकर आए। बाकी उसकी तबीयत बहुत खराब है। मैं तो सिर्फ कह के आ गया कि सब ठीक, जैसे तुम चाहोगे वैसा ही होगा। वीर बोला, अरे आपने उसके साथ ही क्यों किया? आप उसे अंधेरे में क्यों रख रहे हो? इसलिए कि वो जी सके, इन बातों को सुनने के काबिल हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, जब सब कुछ वो आराम से ले सके। और कह के चले गए। अच्छा नूर, हम चलते हैं। कोशिश करना उसको आराम से बता देना। सब चले गए। आज अंजू भी नहीं आई थी, पर शुक्र है रूप मेरे साथ थी। हम रूम में गए। अमन रूप को देख के वैसे ही खुश हो जाते थे। रूप बोले, आप आ जाती हो ना तो। हाँ हाँ प्लीज बाजी, ज्यादा बोलो मत। सब बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी ताकत और हिम्मत की जरूरत है। आप अब अच्छे बच्चे की तरह सूप पी लो। अमन बैठ गए और हंसने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता सारा सूप पी लिया। अरे नूर, आप चुप क्यों हैं? वो नहीं नहीं नहीं, आप सूप पी रहे थे ना, बस सब ठीक है। आपकी तो विल पावर बहुत स्ट्रांग है, बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, रूप ने फिर कहा। फिर हम घर चलते हैं। रूप, अब आप जाओ, सेवा सिंह बाहर है। रूप चली गई। क्या हुआ नूर, कोर्ट में क्या हुआ? शायद डेट आगे हो गई। अमन, सब रब पे छोड़ दो। पैसे तो आनी जानी चीज है, बस सबसे जरूरी है आपकी सेहत। फिर हम मिलके सब ठीक कर लेंगे। पता है ना, आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं। अरे मैं हूं ना, आई एम ओके, डोंट वरी। मेरे साथ तो मैं हर रास्ते पे आंखें बंद करके चल सकता हूँ। बस मेरे साथ रहना। अरे मैं अपनी जान को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? आपके साथ ही हूँ। और मैंने जोर से अमन के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। ये दुख के दिन भी कट जाएंगे, डोंट वरी। हमारे गुरु जी कहते हैं ना, दिस टू शैल पास, सो डू नॉट वरी। अमन भी स्माइल देने लग गए। थैंक गॉड, वो थोड़े पॉजिटिविटी में आ रहे थे। ये शायद वहां से हमारे गुरु की ही ब्लेसिंग थी। एक हफ्ते में अमन घर आ गए। डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दे दी कि इनके पास अभी कोई न जाए, क्योंकि उन दिनों फ्लू काफी फैला हुआ था। मैंने भी सबसे रिक्वेस्ट की, प्लीज जो डॉक्टर ने कहा है वही करना। इन सब में मैं परी को तो जैसे भूल ही गई हो। वो बेचारी सहमी नजरों से दरवाजे के बाहर खड़ी थी, पापा को देख रही थी। मॉम, मैं आ सकती हूँ? मेरा दिल जार जार रो रहा था। क्या कहूँ? मैंने उसे गले से लगाया और समझाया कि थोड़े दिन की बात है परी, फिर आप अमन के साथ ही सोना। प्रॉमिस? यस, ओके माय लव। सायरा आकर परी को अपने कमरे में ले गई। कमी और उसका भाई, वो भी परी के साथ काफी खेलते थे और उसका दिल बहलाते थे। थैंक गॉड बच्चों में अभी भी प्यार था, पर कब तक पता नहीं। मैंने जब कोर्ट के कागज पढ़े तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। ये क्या? सबसे ऊपर मकलोडगंज के कॉटेज का नाम ही था। मेरे मना करने पर भी। चलो, कोई बात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अमन को सब बता दिया और कहा कि सब कुछ गुरुजी हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। तो वो भी अब मेंटली प्रिपेयर हो गए थे। फिर भी 3 हिस्सों में बट गया। पहली बार सायरा ने कहा कि आंटी, आप पीछे का हिस्सा ले लो, क्योंकि मेरा तो भाई है, उसे आगे का पोर्शन मिलना चाहिए। आपकी तो दोनों बेटियां हैं, और परी चली जाएगी तो आप तो अकेले ही रहोगे ना। उसके लफ्ज मुझे उसके नहीं लग रहे थे। शायद वो अपने पेरेंट्स की जुबान में बात कर रही थी, पर आई कैन अंडरस्टैंड।
बच्चे वैसे तो अपने माँ बाप की ही साइड लेते हैं ना। सायरा का भाई परी से थोड़ा ही छोटा था, पर दोनों बहुत क्लोज थे। आगे सबके रिश्ते कैसे होंगे फिर रब जाने। जैसे आपको हो सायरा, और वो चली गई। हमें लास्ट का टीवी रूम, छोटे पापा का कमरा और पीछे स्टोर रूम मिले। वहां पे किचन बनाना पड़ना था। अंजू को हमारे आगे जो सबका ड्राइंग रूम था वो, और एक गेस्ट रूम स्टोर्स मिले। जो दो ऊपर के बेडरूम थे वो हमारे हिस्से में आते थे, पर अभी तक वो वहीं थे। उसका लाइक कुछ कुछ मैंने कहा नहीं कि अब आप ये लो या ना लो, क्योंकि वो बेचारे पहले वहीं सो रहे थे। क्या कहती। तभी थोड़े दिनों में सायरा की भी शादी फिक्स हो गई। तभी सबने बोला, इसकी शादी के बाद हम तुम्हारे कमरे खाली कर देंगे। रूप के हस्बैंड ने बोला, नूर जी, आप साइन करवा लो, नहीं तो बाद में खाली करवाने में काफी प्रॉब्लम होगी। सब वहीं थे। तभी मैंने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैं अंजू से साइन? प्लीज आई कैन नॉट डू दिस। वो खुद ही दे देंगे। तभी अंजू बोली, हाँ नूर, पक्का, डोंट वरी। और कबीर को दूसरी साइड मिल गई। मैं खुश थी कि अमन सब कुछ बहुत ही आराम से ले रहे थे। हमारे सर्वेंट्स क्वार्टर हमारी ही तरफ थे, सो हमें उन्हें खाली कराने की कोई जरूरत नहीं थी। वो वहीं रहते रहे। पर जो दूसरों की प्रॉपर्टी थी जो अभी खाली थी और उन्हें बांटना था, और कबीर और जग्गी के नौकर भी वहीं रहते थे। तभी एक दिन सहरा आई और बोली, अंकल प्लीज आप इस साइड के नौकरों को निकलवा दो। पापा तो ये कर नहीं सकेंगे। जितने भी पैसे लगेंगे पापा आपको देंगे। मुझे पता था ये सब उसके पापा ने ही उसे बोला होगा, और ठीक भी था। अमन के सिवाय वो नौकर कभी किसी का कहना भी नहीं मानते। फिर अमन हंस पड़ा। ओके, आई विल। मुझे पता है कि मैं बच्चों की बात टाल नहीं सकता। तभी एकदम फोन आया, और मैं तो जैसे खुशी से उछल पड़ी। फलक ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था। लड़का। फलक कितनी तरस की थी भाई के लिए, और गुरु ने उसे अपना बेटा दे दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी थी। हम मिठाई लेकर अपने गुरुजी के पास गए। रूप साथ थी। बहुत खुश हुई और कहा कि फलक और बेबी हमेशा हेल्दी और खुश रहे। जब सब बाहर चले गए तो मैंने जाकर गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे एक चीज की बहुत घबराहट हो रही है। अरे बोलो बेटा। ठीक है। मैं गुरुजी को सब बातें जाके बता देती थी। उन्होंने बोला, बसो, बस मुझे पता नहीं, मेरे दिल में एक डर सा बैठा रहता है कि अमन फिर से कहीं ड्रिंक ना करने लग जाए। चली, मैं कह देता ना सब बहुत अच्छा होगा। डर अपने दिल चो हट दे। ਸਕੂਨ ਨਾਲ उस रब का शुक्र करके जिंदगी बिता। मैंने मत्था टेका। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख दिया। बस जैसे मेरे हिस्से की सारी तकलीफें उन्होंने अपने सिर ले ली हूँ। और जो ड्रिंक के डर की तलवार हमेशा मेरे सिर पर लटकती रहती थी, ना जाने कहाँ गायब होगी। अरे ये है मेरे गुरु की महिमा।